नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं कपिल कुमार सिंघल और मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जनरल साइंस की एक बहुत बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो टॉपिक आपके सीधे एग्जाम्स में हर एक कंपटीशन एग्जाम पूछता है और आपको लेके जाएगा सिलेक्शन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम अपनी सीरीज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं जनरल साइंस के सारे टॉपिक्स को। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर एटम की शुरुआत की थी पढ़ने की कि एटम एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन सबसे पहली थ्योरी जो एटम की दी, वो सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? डाल्टन ने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who given the statement of atom. According to Dalton, atom is a undividable particle। यानी एटम कैसा पार्टिकल होता है? अनडिवाइडेबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय के बाद जब जे जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड जैसे साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या होते हैं, उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि ये जो थ्योरी थी डाल्टन की वो क्या हो गई? फेल। क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि एटम के अंदर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे भी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे फर्स्ट थ्योरी की तो फर्स्ट थ्योरी में किसका नाम आएगा? डाल्टन का, कि डाल्टन ने बताया एटम इज ए अनडिवाइडेबल पार्टिकल। आगे बात करें हम कि मैंने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम तीनों की थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी भाई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, अब चार्ज तो सभी को पता है कितना होता है? माइनस होता है। लेकिन माइनस के अंदर भी चार्ज की बेटा एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को भी हमको याद रखना है, जो कि होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हुई बात किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बात करें प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। और इसके बाद मास की बात करें कि प्रोटॉन का मास कितना होता है तो प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। बात करें प्रोटॉन पे चार्ज की तो इसके चार्ज की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आप इन दोनों वैल्यू को बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके अंदर है? माइनस के अंदर। और प्रोटॉन की वैल्यू किसके अंदर है? प्लस के अंदर। यहाँ पे ये दोनों मेजर डिफरेंस होता है। अब हमसे जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछता है उसमें बेसिकली कुछ वैल्यूज के अंदर ये हेर फेर करता है। मान लीजिए एक ऑप्शन में दे देगा -19, एक ऑप्शन में इसको कर देगा +19, एक ऑप्शन में आगे लिख देगा -1.6 और एक वैल्यू में रख देगा +1.6। तो ध्यान रखना आगे वाला जो माइनस है, -1.6, ये किसके मास किसके चार्ज को बताता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और प्लस किसके बारे में बताता है? यहाँ पे प्रोटॉन के चार्ज को। अगर हम बात करें थर्ड एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? जीरो, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इसका मास कितना होता है न्यूट्रॉन का? तो न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। और चार्ज क्या होता है बेटा इस पे? तो ध्यान रखना इस पे बेटे चार्ज क्या होता है? जीरो, कोई चार्ज इस पे नहीं होता। यहाँ पे तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसके बारे में? अपन मास के बारे में। इसके बारे में? मास के बारे में। ध्यान से देखिए तीनों का मास कितना है। तीनों का मास कंपैरिजन करते हैं। इसका मास है -31, इसके पावर में है -27।
इसके भी पावर में कितना है -27। अगर आप -27 और -31 को एक बार देखें तो क्या आपको एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि एक तो -27 है और एक है -31। तो हम यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर लिखते हैं, अगर हम यहाँ ऑर्डर लिखते हैं, अगर हम यहाँ ऑर्डर लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चलिए बताइए सबसे छोटा मास, सबसे कम मास किसका होगा? तो सबसे कम मास होगा बेटा किसका? इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। कंपैरिजन में प्रोटॉन के कंपैरिजन, जबकि प्रोटॉन से भी बड़ा मास किसका होता है? न्यूट्रॉन। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन क्वेश्चंस पूछता है, चाहे एग्जाम रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा क्योंकि पावर में कितना था? -31। इससे ज्यादा मास किसका होगा? प्रोटॉन का। चार्ज कितना था? -27। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इसका पावर तो -27 था, इसका भी पावर कितना था? -27। तो यहाँ न्यूट्रॉन बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें था 675, जबकि इसमें कितना है? 672। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मास की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मास किसका आएगा बेटा? न्यूट्रॉन का। इसलिए यहां एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है? इन एटम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is almost negligible, यानी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लगभग क्या मान सकते हैं? नेग्लिजिबल मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। क्या बात सभी साथियों को समझ में आ रही है क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि एटम के सबसे अंदर कौन होता है? एटम के सबसे अंदर कौन होता है? जी हाँ, एटम के सबसे अंदर होता है नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद में क्या स्टार्ट हो जाती है? अलग अलग शेल स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग ऑर्बिट स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग एनर्जी लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अंदर वाले पार्ट को तो हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। सबसे अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया? न्यूक्लियस। अब आप न्यूक्लियस को ध्यान से देखिए तो मैंने चार्ज कौन सा लगा रखा है? प्लस। मैंने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि याद रखना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर आप ओवरऑल चार्ज देखें तो इसका 0 है, इसका प्लस है, तो रिमेनिंग चार्ज कौन सा बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर हमेशा चार्ज कौन सा होता है? प्लस। और इन दोनों को मिलाकर के हम बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है कि द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसे क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद ये क्या स्टार्ट हो गई? ये अलग अलग शेल स्टार्ट हो गई। अब इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं? शेल बोल सकते हैं, इसको हम ऑर्बिट बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? इनको हम तीनों में से किसी भी के नाम से भी जान सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं और एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है इसके अंदर? 3। तो इस वाले ऑर्बिट को अपन बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। कौन सा शेल बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट शेल। इसको कौन सा शेल बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल का ही एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल। इसको क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल वाले को क्या बोल दिया? वैलेंस शेल बोल दिया। अच्छा, न्यूक्लियस से लेकर के, यानी कि N1 से लेकर के और N2,
यानी कि अगर आउटर मोस्ट को हटा दें तो बाकी के जो भी शेल बचेंगे उन सारी सेल को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं इनर शेल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर शेल बोलते हैं। तो इस तरीके से एटम के अंदर सबसे अंदर की तरफ यानी कि इंटरनल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको कंपाइल मिलाकर के बोल सकते हैं अपन न्यूक्लियॉन्स। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के अलावा अंदर से जितने भी शेल बचते हैं उन सभी शेल को बोलते हैं इनर शेल। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम यह बात करते हैं किसके बारे में, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम, इन एटम, कि किस तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहां से भी आपका एक मेजर क्वेश्चन हर बार बन के आता है कि बताइए कि किसी एटम में आपको पर्टिकुलर एटम दे दे और उसमें पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो उसको भी अपन इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ कॉमन चीज जानिए। अगर हम बात करें कि अपने पास में कोई एलिमेंट है, कौन सा, एक्स, एक्स मेरे पास में क्या है, कोई एक एलिमेंट है, एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है। अब इस एक्स एलिमेंट का कोई नंबर भी होगा, उसके नंबर को हम इधर डाउन साइड पे लिखते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया बेटा एटॉमिक नंबर। क्लियर है बात? और अगर इस एलिमेंट का नंबर है तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास भी होगा, और उस एटॉमिक मास को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जो अपर साइड होता है। तो ए किसको इंडिकेट करेगा, तो ए इंडिकेट करेगा एटॉमिक मास को, इसको इंडिकेट करेगा एटॉमिक मास को इंडिकेट करेगा। अब अपन इसकी हेल्प से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो जेड होता है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रोटॉन। किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। और याद रखना प्रोटॉन का नंबर हमेशा, चाहे उस पे कभी चार्ज प्लस आ जाए, चाहे कभी उस पे चार्ज माइनस आ जाए, प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता। यानी कि प्रोटॉन कैसे पता लगाओगे कि जो एलिमेंट का नंबर होगा वही उसके क्या होंगे, प्रोटॉन। अब बात करें अगर अपन मास की, यहां पे क्या दे रखा है, मास दे रखा है, तो याद रखना एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या इंडिकेट करता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को। किसको इंडिकेट करता है ये, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को। यानी कि जेड तो सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, प्रोटॉन, जबकि मास का इंडिकेट करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब अगर अपन को यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना हुआ कि बताइए न्यूट्रॉन कितने हुए, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालने का क्या बन सकता है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला बन सकता है क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इस फॉर्मूले को लगा के और हम आसानी से न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू उस एलिमेंट के अंदर या उस स्पीसीज के अंदर क्या होने वाली है। आइए एक एग्जांपल को करके देखते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला बेटा हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर बताओ कितना होता है, 1। इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1। बताइए प्रोटॉन कितने हुए, तो अभी बताया था प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर कितना है, 1। आपसे पूछा बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे होंगे, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 में से 1 गया, क्या बच गया, 0। यानी हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट होता है, याद रखना बच्चों, हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 0। यानी कि देयर आर नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। इसीलिए अपन बोलते हैं कि हाइड्रोजन सबसे हल्की क्या होती है, गैस होती है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, और न्यूट्रॉन किसको शो करता है? मैक्सिमम मास को शो करता है, यानी कि इसका मास अपन कितना मानते हैं? 1 मानते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हो गए? 0। अब अगर बात करें अपन इलेक्ट्रॉन की, कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो याद रखना ये कैसी स्पीसीज है? एक न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल स्पीसीज होती है, तो हमेशा जितने नंबर प्रोटॉन के होते हैं उतने नंबर किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर कितना आ गया? 1। चलिए अगला मैं आपसे पूछता हूं, बताइए हीलियम के लिए अपन क्या लिखेंगे? हीलियम का नंबर कितना होता है? 2, और एटॉमिक मास कितना होता है? 4। बताइए प्रोटॉन कितने हुए? तो प्रोटॉन हुए 2। बताइए न्यूट्रॉन कितने हुए? फॉर्मूला लगेगा A माइनस जेड, यानी 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई चार्ज है इस पे? नहीं है, यानी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हैं। अब चलिए एक एक दो एग्जांपल हम चार्ज वाले भी करते हैं, एक दो एग्जांपल हम चार्ज वाले भी करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, बताइए ऑक्सीजन -2, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अभी बेटे आपको एक बात बताई थी कि जो नंबर होता है वो किसको शो करता है? प्रोटॉन को, और प्रोटॉन होता है नॉन वेरिएबल। तो बताइए ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8। इसका मास कितना है? 16। तो प्रोटॉन तो हो गए कितने? 8। न्यूट्रॉन निकालोगे, फॉर्मूला लगेगा A माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 8। और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन नहीं करना, क्योंकि चार्ज आ रहा है कौन सा? माइनस। माइनस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उस कंडीशन पे चार्ज कौन सा आता है? माइनस। इसका मतलब यहाँ पे 8 प्लस क्या हो जाएगा? 2। 8 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, और इसके साथ में -2 है। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? गेन किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट कितने किए? 2। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आ गया? 10। अगला एक एग्जांपल लेके चलते हैं, और हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं नाइट्रोजन -3 के बारे में, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम +3 के बारे में, हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन माइनस के बारे में। मुझे तीनों के अंदर क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करें इसके नंबर की, नंबर कितना है? 7, और नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। तो बताइए प्रोटॉन कितना हुआ? प्रोटॉन का नंबर हुआ 7। बताइए न्यूट्रॉन कितना हुआ? तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 7। बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? अब चार्ज अगर देखें तो चार्ज कौन सा आ रहा है? माइनस। माइनस किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन गेन को। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। है ना, बिल्कुल सिंपल। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के लिए बताइए नंबर कितना है? 13। मास कितना होता है? 27। प्रोटॉन्स तो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे किसके? 13 एटॉमिक नंबर के। न्यूट्रॉन कितना होगा? तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है? प्लस। प्लस का मतलब होता है इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। अब डोनेट कितने किए इसने? 3। तो हम क्या करेंगे? इस 13 में से माइनस कर देंगे कितना? 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। क्लोरीन का नंबर है 70, मास होता है 35.5। इसका मास याद रखना, इसका मास इंपॉर्टेंट है, कितना होता है? 35.5 होता है। तो बताइए प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन हुए 17। न्यूट्रॉन कितने हुए? तो आपने क्या करना है? 35.5 में से माइनस करना है कितना? 17। तो कितना आ गया? आपके पास आ गया 18.5। अगर नेक्स्ट आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? -1, यानी कि ऐड कर दिया, 17 + 1 कर दिया, कितना हो गया? 18। क्लियर है? तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को इंडिकेट कर सकते हैं। यहां पे भी एक नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं, यहां एक नोट पॉइंट बनेगा, यहां एक नोट पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? प्रोटॉन्स आर नॉन वेरिएबल।
केवल प्रोटॉन ही नहीं, हम न्यूट्रॉन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, किसी एलिमेंट के अंदर फिक्स होंगे। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना बेटे कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वेरी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। एलिमेंट, हम जैसे बात करें हाइड्रोजन की, आप सभी ने पढ़ा है हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हाइड्रोजन का मास 2 भी होता है और हाइड्रोजन का मास 3 भी होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पे हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा आइसोटॉप, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम के यानी एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं, और एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं तो वहां पे मास क्या हो जाता है, इनका वेरिएबल हो जाता है। अभी के लिए आप ये याद रखना कि प्रोटॉन्स आर नॉन वेरिएबल, बट इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू चार्ज। यानी कि चार्ज के बेसिस पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं कि उस पर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने जाना किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उनके मास और उनके चार्ज के बारे में। और एक टॉपिक हमने ये डिस्कस किया है, कौन सा, कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।